नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था कि आनंदी किस तरह से एक नए परिवार में आती है, उसकी शादी होती है। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। रंग ढंग और था। जिस टिम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। यानी वो एक बड़े घर से आई थी। उसके घर के शानो शौकत, उसके रहने का रंग ढंग, वो सब कुछ एवन था। लेकिन यहाँ उसका कुछ भी नहीं था, नाम मात्र भी को भी न थी। यानी थोड़ा भी उसका कोई अंश देखने को नहीं मिला। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। यानी सजावट की कोई वस्तु भी नहीं थी वहाँ। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग का रेशमी स्लीपर ने रेशमी माने सिल्क के स्लीपर लेके आई थी, यानी चप्पल जो बाग में पहनते। लेकिन यहाँ बाग कहाँ था, बगीचा कहाँ था। मकान में खिड़कियां तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। मैंने साधारण से भी, यानी यूं कह सकते हैं कि निम्न मध्यम परिवार में वो आई थी। कुछ भी नहीं था। यह सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। यानी एकदम सिंपल लोग थे। एक गृहस्थ जीवन जीने का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे। लेकिन वो आनंदी जो थी, इतने बड़े घर के से आने के बावजूद भी उसने इस छोटे से घर को भी अपने ही अनुसार क्या है ढाल लिया। अनुकूल करना, अपने अनुसार उसको ढाल लिया। एक दिन दोपहर के समय क्या होता है, लाल बिहारी क्या करते हैं, दो चिड़िया लेकर आते हैं, है ना। दो चिड़िया लेकर वो आए और भावज से बोला। भावज किसको कहते हैं, भाभी को कहते हैं। भाई की बहू मने बीवी को भावज भी कहा जाता है। जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठे। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। पाव भर माने 250 ग्राम से अधिक नहीं था। बड़े घर की बेटी, किफ़ायत क्या जाने, यानी बचत वो जानती ही नहीं थी। उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी ले आया, इतनी जल्दी उड़ गया यानी खत्म हो गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया, है ना। ऐसा उसने उससे कहा। जिस तरह सूखी लकड़ी क्या होती है, जल्दी से क्या कहती है, जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य, क्षुधा यानी भूख, यानी जब भूख लगी रहती है तो क्या है पेट में, तो वो बावला हो जाता है, यानी एकदम परेशान हो जाता है। मनुष्य जरा सी बात पर तिनक जाता है, यानी शॉर्ट टेम्पर हो जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। अपनी भाभी की यह ढिठाई माने जोर जबरदस्ती, हाँ, बहुत ही बुरी लगी। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदियाँ बहती हो, है ना। उसने क्या किया, उससे क्या है व्यंग कसा कि जैसे ऐसा लगता है मानो मैके में घी की नदियाँ बहती हैं। स्त्री गालियाँ सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सहती। निंदा
वे मैके का बुरा भला कहा जाना निंदा कहलाता। वो नहीं सहती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। वहाँ इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं। यानी उन्होंने कहा कि हाथी मरा भी तो 9 लाख का मरा। यानी उनके घर में इतनी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में सब कुछ था कि कहती थी कि इतना घी जितना तुम्हारे घर में आज है 250 ग्राम पाव भर, वो तो मेरे नाई और कहार खा जाते हैं। नाई किसको कहते हैं? बाल काटने वाला। और कहार जो है सारे सामान उठाने वाला, खा जाते हैं। जितने काम करने वाले उसके जो अंदर में काम करने सब खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लो। ऐसा उसने कहा। जी ऐसा लगा जैसे उन्होंने कहा कि इतना घी तो नाई और कहार खा जाते हैं, तो इतने में तो तुनक गया लाल बिहारी। और कहा, जी चाहता है यानी उसका मन कर रहा है कि जीभ पकड़कर खींच लो। किसके? अपने भाभी के। अब आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। यानी ऐसा सुनते ही आनंदी क्रोधित हो गई, गुस्से में आ गई और मुंह लाल हो गया और बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। यानी वह कौन? यानी उसके पति कौन थे? श्रीकंठ जब होते तो क्या करते? इनकी मजा चखाते अपने भाई की। वह अब अपढ़ उज्जड ठाकुर से न रहा गया। अपढ़ यानी पढ़ा लिखा तो बिल्कुल था ही नहीं, उज्जड भी था यानी थोड़ा सा बदमाश भी था। हाँ, वो ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की, और उसकी जो स्त्री थी, उसकी वाइफ जो थी, एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लेता, यानी उस पर मार देता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से उसने फेंका। खड़ाऊ किसको कहते? लकड़ी का जो चप्पल होता है ना, खड़ाऊ उसको कहते। उठा करके आनंदी की ओर जोर से उसने मारा और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। गुमान पर माने जो उसने कहा था कि बोले कि वो होते तो आज उसका मजा चखाते, तो उसी के बदौलत तुम जो फूली हुई हो यानी गुब्बा बनी हुई हो, यानी इतनी अकड़ दिखा रही हो, उसे मैं देखूंगा और तुम्हें भी देखूंगा, यानी दोनों को मैं देख लूंगा। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ को रोका। सिर बच गया, यानी चोट नहीं लगी, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई वह अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। उसे गुस्सा तो लग ही रहा था, लेकिन वो चुपचाप वहां से हट गई और अपने कमरे में आकर पड़ी रही। स्त्री का बल और साहस और मान, क्या है? मान और मर्यादा पति तक है। हाँ, उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड क्या था? होता है। और आनंदी क्या कर रही थी? खून का घूंट पीकर रह जा रही थी। यानी सब कुछ खून का घूंट पीना, यानी सब कुछ सह लेना। हाँ, कर वो रह गई। यानी इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने सब कुछ अपने अंदर सह के चुप रह गए। श्रीकंठ जो थे, जो आनंदी के पति थे सिंह, शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। कोप भवन कहते हैं जब कोई व्यक्ति गुस्सा होता है, क्रोधित होता है, तो अपने गुस्से को शांत करने के लिए चुपचाप एक कमरे में बंद हो जाता है। उसी को हम कोप भवन कहते हैं, यानी शांत हो जाता है। ना कुछ खाया ना पिया उसने, ना तो कुछ खाया था ना पिया था 2 दिन तक। उनकी बाट देखती रही थी, यानी उनकी राह देख रही थी, क्योंकि श्रीकंठ शनिवार के दिन घर आया करते थे। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार, कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुष, भद्र यानी जो सज्जन पुरुष थे, भद्र का मतलब होता है सज्जन, सज्जन पुरुष थे वो वहाँ पे
आए और इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध ही नहीं रहती। किसको? श्रीकंठ को खाने की भी सूध नहीं थी। और श्रीखंड को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। पिंड छुड़ाना यानी उन भद्र पुरुषों से, यानी जो जमावट लगी हुई थी उनसे पीछा छुड़ाना। पिंड छुड़ाना यानी पीछा छुड़ाना भी मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे, बहुत ही मुश्किल से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ। एकांत यानी अकेलापन, अकेले हो गए वो। तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ यानी बहुत बुरा होगा। अनर्थ होना यानी बहुत ही बुरा हो जाएगा, है ना। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं है कि मर्दों के मुंह लगे। और बेनी माधव सिंह मैंने ये उनके पिता थे, उन्होंने भी बेटे की साक्षी माना, माने अपने बेटे की तरफदारी की और कहा कि हाँ, बहू बेटियों का स्वभाव अच्छा नहीं है कि मर्दों के मुंह लगे, यानी मर्दों के मुंह नहीं लगा जाता। ऐसा उन्होंने क्या, यानी मर्दों से क्या है, तू मैं नहीं किया जाता। लाल बिहारी वह बड़े घर की बेटी है, तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है, यानी छोटी जाति को कहते हैं, कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़े। मैके के साने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। भरी माने रूठी हुई बैठी हुई थी। भरी बैठी होना माने रूठ कर चुपचाप बैठे रहने को भरी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे, है ना। आनंदी ने पूछा कि चित्त तो प्रसन्न है। श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? उपद्रव यानी ये तमाशा, यानी ये बेमतलब के जो झगड़े हुए हैं वो, उसको उपद्रव क्यों मचा रखा है? आनंदी ने त्योरियों पर बाल पड़ गए। त्योरियों पर बल पड़ना यानी उसको आश्चर्य, गुस्से में उनके भौं ऊपर हो गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक हुई। ज्वाला से यानी आग सी लग गई इस बात को सुनकर। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाँव मुंह झुलास दूं। अगर जिसने भी ये बात कही है वो अगर मेरे सामने आ गए तो मैं उसे झुलसा दूंगी, यानी आग में जला दूंगी। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती है? बात तो कहो, क्या हुआ है? कुछ बताओगे कि बात हुआ क्या है? आनंदी बोली, क्या कहूँ, ये मेरे भाग्य का फेर है, यही मेरा भाग्य है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासगिरी करने का भी सहूर नहीं, मुझे खड़ाओं से मारकर योना करता। और उसने क्या है, उसकी कंप्लेंट कर दी। अब श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं है। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हाड़ी में पाव भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों ना? बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इसी बात पर वो अन्यायी जो था वो मुझ पर क्या है, खड़ाऊ देकर फेंक मारा। यदि हाथ से न रोक लूं तो क्या हुआ था, सिर फट गया जाए। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। यानी ये सारी घटनाएं सुनकर आनंद की श्रीकंठ क्या है, क्रोधित हो गया। बोले,
यहाँ तक हो गया, इस छोकरे का यह साहस हो गया, इस लड़के का, छोकरा यानी लड़के का। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पे रहते हैं। यानी स्त्री जो है जल्दी ही रोने लगती है। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। श्रीकंठ का स्वभाव बहुत ही धैर्यवान था। उन्हें कदाचित भी कभी क्रोध आता हो, यानी कदाचित यानी कभी भी क्रोध नहीं आता, बहुत कम आता है। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम करती है। यानी जब स्त्रियां रोती हैं तो पुरुष के जो क्रोध है, उसकी जो अग्नि है, क्रोधाग्नि यानी क्रोध की जो अग्नि है, यानी जो आग है, वो कब भड़कती है? उसके तेल का काम देते हैं। यानी तेल जब डालते हैं हम किसी अग्नि पे तो धधक पड़ती है, उसी तरह से स्त्रियों के जो आंसू होते हैं पुरुषों के लिए ऐसा काम करते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण मैंने उद्विग्न हो गए थे, परेशान, पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निवाह ना होगा, यानी गुजारा। निवाह यानी मेरा गुजारा अब यहाँ ना होने वाला। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था। या आड़े हाथों लेना, उनके मित्रों के घर अगर ऐसा होता था तो अपने मित्रों की खबर लेते थे। परंतु दुर्भाग्य आज क्या हुआ, आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से करनी पड़ रही है। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। हठ माने जिद होता है, प्रकोप यानी ज्यादा अन्याय हो रहा है। और जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते। मैं दूसरे का नौकर टरा घर पर रहता नहीं, यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूते की बौछारें होती हैं, है ना। तो इस बात को सुन करके वो क्या करे, बहुत ही परेशान। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की तो कह ले। वहाँ क्या हुआ, मैं सह सकता हूँ, किंतु ये कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं, यानी मैं कुछ करूं ही ना। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब नहीं दिए। यानी उनके पिता जो बेनी माधव सिंह थे, श्रीकंठ के पिता, उन्होंने कोई जवाब नहीं। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देख कर बूढ़ा ठाकुर अबाक रह गया, यानी दंग रह गया। तेवर यानी इस तरह के बातें सुन करके वो अबाक यानी हैरान रह गए। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, यानी नाश यानी नष्ट कर देती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। इस तरह बेनी माधव ने अपने बेटे श्रीकंठ से कहा, श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभल गए हैं। यानी पहले भी कई घरों में ऐसा हुआ है, लेकिन श्रीकंठ ने ही सबको समझाया बुझाया और उनके घर में उन्होंने फिर से सुलह की थी और इस गांव में कई घर संभल गए। पर जिस स्त्री का मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उदारदाता है, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है, मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। कि मैं लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं, उसका छोटा भाई था। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, है ना, ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ बोले, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बहुत गुस्से में थे। बेनी माधव सिंह, स्त्री के पीछे यानी स्त्री के कहने पे तुमने ऐसा कह रहे हो? श्रीकंठ जी नहीं, उनकी क्रूरता और अविवेक के कारण, यानी कितना क्रूर हो सकता है,
है ना। और अविवेक, जिसके अंदर विवेक ना हो, हाँ, उसको अविवेक कहते हैं। यानी बिल्कुल बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है और इतना क्रूर व्यवहार कर रहा है। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है? जो भी किया है उनको ऐसा नहीं लगता था उसने कुछ बेकार का काम किया है। उन्हें लग रहा था ऐसा होना चाहिए। और इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिल्लम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। हर्ष होना बड़ा बहुत आनंद आया। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी, यानी जानना चाह रही थी कि आखिर बाप बेटे में क्या हुआ। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। यानी उनके घर में नीतिपूर्ण यानी नियमों के अनुसार गति होती थी, यानी काम होता था और उससे जलते भी थे। वे कहा करते थे श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, हाँ, इसलिए वो दब्बू है। दब्बू करना यानी जो दबता है उसको दब्बू कहा जाता है। उसने विद्या पढ़ी इसीलिए वह किताबों का कीड़ा है, ऐसा कहा जाता है। और बेनी माधव सिंह उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। यह उनकी मूर्खता है, यानी अपने पिता का आदर सम्मान करना लोगों को क्या है, मूर्ख लग रही थी। इन महानुभावों की शुभ कामनाएं आज पूरी होती दिखाई गई है। और जितने महानुभाव ये उनसे जलते थे कि पिता पुत्र के संबंध कितने अच्छे हैं, उनके घर में कितनी नीतिपूर्ण गतिविधियां हो रही हैं, तो आज वो बहुत खुश थे। यूं कहिए कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ जाता था ताकि उन्हें सारी की सारी जानकारी मिल सके। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ ही क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। यानी जो आज मजा लेने के लिए उनके घर आए हैं उनको कोई मौका नहीं दूंगा, अवसर नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया है, क्योंकि अपराध हो गया है यानी उसने किया है ये काम, अपराध किया है, खड़ाऊ चलाकर मारा है, अपशब्द बोले हैं। इलाहाबाद का अनुभव रहित क्या है, झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर कि बेनी माधव क्या कर रहे हैं, उसको इस बात का कोई भी अनुमान नहीं था। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वो उसकी समझ में नहीं आया। बोला लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रहूँगा, है ना। उसने तुरंत बोला बेनी माधव बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, है ना। तो कहने लगे कि वो तो मूर्ख है, लाल बिहारी को कहने लगे वो तो मूर्ख है, वो बेसमझ लड़का है, उसकी समझ नहीं है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा कर दो। श्रीकंठ उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता, या वह वही घर में रहेगा या मैं रहूँगा। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए और मैं अपना भार आप संभाल लूँगा, यानी अपनी जिम्मेदारी भार संभालना यानी अपनी जिम्मेदारी ले लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस ये मेरा अंतिम निश्चय है, यानी फैसला है, मेरा अंतिम फैसला है, या तो वो रहेगा या मैं रहूँगा, है ना। इस तरह से उसने कहा। श्रीकंठ ने लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए या क्या है हुक्का पानी पी ले। उसे कभी उसने अपने बड़े भाई की बड़ी इज्जत की थी, है ना। हुक्का पानी पी ले या पान खा ले, यानी उसको अपना बड़ा भाई समझता तो उसकी बहुत इज्जत करता था।
बाप का भी वो इतना मान नहीं करता, इतना सम्मान नहीं देता था जितना वो श्रीकंठ का। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था, यानी बहुत प्यार था दोनों भाइयों में। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक नहीं था, घुड़का यानी तेज से बोला भी नहीं था। हाँ, उसको घुड़का कहते हैं। जब वो इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुगदर की जोड़ी उन्होंने भी बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले भी लगा लिया था। 5 रुपए के पैसे भी लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात, हृदय विदारक माने हार्ट टचिंग, यानी बहुत ही दुखद बात सुनकर, हाँ, हृदय को दुख पहुंचाने, विदारक यानी दुख पहुंचाने बात सुनकर लाल बिहारी बड़ा ग्लानि हुई, यानी अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था कि अब उसे लग रहा था कि मैंने बहुत गलत किया है। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं और क्या कहते हैं। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मैं आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुला करके समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने क्या है हुए पाया। निर्दय हो गए, यानी बिल्कुल भी उसके प्रति दया नहीं रही, हुआ पाया। और वो मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे यानी थप्पड़ भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि मैं उसकी सूरत यानी उसकी शक्ल, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी को सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिसमें कोई यह न समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर खड़ा आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया कि वह मेरे साथ घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह नहीं दिखाऊंगी, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है मुझे क्षमा करना, यानी मुझे माफ कर देना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला क्या है भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। आंखें लाल किए यानी बहुत क्रोधित होना, और भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ले। घृणा करना यानी बिल्कुल भी एकदम क्या है पसंद नहीं करना। और कतरा कर यानी उसको बिना देखे अनदेखा करते हुए निकल गया, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हैं। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी कि वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसे इसका तनिक भी यानी थोड़ा भी, तनिक यानी थोड़ा भी ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, इतना बड़ा हो जाएगा। और वह मन में मन अपने पति पर झुंझला भी रही थी, यानी गुस्सा भी हो रही थी कि वह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें तो कैसे क्या करूँगी, है। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं चाहता हूँ मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा जो क्रोध था, गुस्सा जो था, वो भी क्या है पानी हो गया, यानी खत्म हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। यानी मन में जो भी मैल है यानी गंदगी, मैल यानी गंदगी, उसको धोने के लिए नयन जल यानी आंसू से उपयुक्त माने अच्छा और कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े रो रहे हैं। श्रीकंठ ने कहा, तो मैं क्या करूं।
रो रहे हैं तो रोने दो। आनंदी बोले भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लग जाए। यानी मैंने जो अपने मुंह से ये बोले, मैंने कहाँ से ये झगड़ा उठाया है। श्रीकंठ मैं न बुलाऊंगा। आनंदी पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो रही है। ग्लानि यानी पछतावा हो रहा है, ऐसा न हो कहीं चल दे। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली, उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर के देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, क्या बोला? उसने बोला कि जाने दो। आनंदी ने कहा, कहाँ जाते हो? हाँ लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे, है ना, कोई मुंह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। योग्य माने लायक ही नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, मैंने कसम दिलाई, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना, माने बाहर नहीं जाना। पग यानी पैर। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि नहीं रहूँगा, कभी भी नहीं रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर, यानी ईश्वर का के सामने साक्षी मानकर, मैंने पूरी तरह से साक्षी मानकर, तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। तुम्हारे लिए कोई भी, मेरे अंदर कोई भी मैल ऐसी चीज़ है ही नहीं। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघल गया, और पिघल जाना यानी वो भी, उसका क्रोध भी शांत हो गया। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोने लगे, यानी जोर जोर से रोने लगे। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा, इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए सर से कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आवेगा, यानी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए, यानी खुश हो गया। पुलक जाना यानी खुश हो जाना। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम क्या करती हैं, वो बना लेती हैं। इस तरह से क्या है, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। गांव में जिसने ये वृतांत सुना, यानी वृतांत माने ये घटना जो हुई थी, सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा कि नहीं, कितनी उदार है, बड़े दिल की है। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो बड़े घर की बेटी आनंदी कहानी यहीं समाप्त होती है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि बड़े घर की बेटी क्या है, हर परिस्थितियों में क्या है, अपने आप को संभाल करके वो सारे घर को एकजुट करने की ताकत रखती हैं। धन्यवाद प्रिय छात्रों।